सो हे एवरीवन, वेलकम टू शॉर्टकट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 रहेगा ये वीडियो। और इसमें हम लोग बात करेंगे अवध के और बंगाल के जितने भी अभी तक रूलर्स हुए हैं उनके बारे में इसमें बात की जाएगी। देखिए, सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगी। एक सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे, आपको जितने भी डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि सिराजुद्दौला कौन था और शुजाउद्दौला कौन था, अली वर्दी खान कौन था, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो एक सीक्वेंस के थ्रू हम लोग मूव करेंगे यहाँ पर और एक सेट वाइज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लस इसमें मैंने कुछ PYQs भी इंक्लूड किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि चीज़ें कैसे रिलेट हो रही हैं। हम लोग सारी चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे और मैंने इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। मतलब आपको अननेसरी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उतना पढ़िए और उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। और जितने भी अभी एग्जाम्स ये आने वाले हैं, MPPSC हो गया, UPPSC हो गया और UPSC का एग्जाम हो गया, तो उसमें सब में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो आपको बार बार यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बंगाल और अवध के जितने भी रूलर्स रहे हैं वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अवध के जितने भी अभी तक हुए हैं रूलर्स हुए हैं। मेन क्या मतलब, मैं सारे ही रूलर्स इसमें आपको बता रहा हूँ, तो एक सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। तो जो मेन है उसको मैं बताता जाऊंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अवध की बात करते हैं कि अवध का जो एरिया वाइज था, लोकेशन वाइज, वो बात कर लेते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक था। तो कन्नौज में कर्मनाशा नदी, कन्नौज से लेकर के कर्मनाशा नदी तक इसका वाइड स्प्रेड था, पूरा एरिया वाइज फैला हुआ था ये। प्लस और जो ये इंडिपेंडेंट रूल, अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया था कि एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल चल रहा है। किसका? सादत खान। सादत खान का पूरा नाम था सादत खान बुरहान उल मुल्क। 1722 से और ये प्लस एक ईरानी ग्रुप था, ये एक ईरानी ग्रुप का मेंबर था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 1722 में अवध पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया था और इसका जो रूलर था वो सादत खान बुरहानुल मुल्क था। प्लस इसको जो रूलर बनाया था वो किसने बनाया था? अवध का जो रूलर इसको बनाया वो बनाया मोहम्मद शाह रंगीला ने। उस समय का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने ऐसा किया था। तो ये एक फैक्ट है पूरा, इसको याद रखिए। तो हम लोग फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सादत खान से। सादत खान ने क्या क्या चीज़ें की थी, मेन जो पॉइंट्स है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें मैं केवल आपको बता रहा हूँ। सादत खान के टाइम पे नादिर शाह का अटैक हुआ था दिल्ली में। नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली में, उसको इसने फेवर किया था सादत खान ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नादिर शाह को किसने फेवर किया था, तो सादत खान ने फेवर किया था जब दिल्ली पे उसने अटैक किया था। प्लस इसने एक चीज़ और की कि दिल्ली पर जब नादिर शाह ने अटैक किया तो उस टाइम पे इसने फेवर तो कर दिया, लेकिन बाद में इसको इतना गिल्ट फील हुआ कि इसने सोचा कि मैंने मतलब ठीक नहीं किया है चीज़ें, तो उसने सुसाइड कर लिया और खुद को मतलब हैंग कर लिया एक सेल्फ रिस्पेक्ट के उससे। 1739 में इसने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सफदरगंज की तरफ। तो सफदरगंज का जो रूल चला वो 1739 से लेकर के 1754 तक, और 1742 में इसने कैप्चर कर लिया किसको? बिहार को कैप्चर कर लिया इसने 1752 में इसने आक्रमण किया और कैप्चर कर लिया बिहार को। प्लस इसका पूरा नाम जो था वो था अब्दुल मसूर खान इसका पूरा नाम था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लस ये पहला वजीर बना किसका? मोहम्मद शाह रंगीला का 1744 में। नेक्स्ट है शुजाउद्दौला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, टू द पॉइंट चीज़ें, इससे रिलेटेड चीज़ें तो एक ना एक बार पूछ ही जाती हैं मतलब। तो इसने सबसे पहले क्या था, इसका है 1759 में इसने रहने के लिए जगह दी थी किसको? अहमद शाह अब्दाली को रहने के लिए जगह दी थी यूपी में। 1759 में इसने अहमद शाह द्वितीय को रहने के लिए जगह दी थी 1759 में। नेक्स्ट है 1761 में इसने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया बैटल ऑफ पानीपत में। जो पानीपत का जो युद्ध हुआ उसमें सपोर्ट किया हुआ था, उसमें इसको सपोर्ट किया। 1764 में इसने सपोर्ट किया मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम को सपोर्ट किया। मीर कासिम कौन था? बंगाल का था रूलर। इसके बारे में हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे कि मीर कासिम कौन था।
1764 में। तो इसने मेन जो इसके पॉइंट्स हुए हैं 1759, 1761 और 1764, ये चीज़ इसको आप सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा। नेक्स्ट है असूफुद्दौला। असूफुद्दौला ने एक मेन काम किया था कि उस समय अवध की जो राजधानी थी वो थी फैज़ाबाद, तो फैज़ाबाद से उसको ट्रांसफ़र कर दिया था लखनऊ में 1755 में। इसने राजधानी शिफ्ट कर दी थी, कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। और प्लस इसमें जितने भी इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं वो ज़्यादातर काम असूफुद्दौला ने ही कराए हैं, जैसे कि रूमी दरवाज़ा जो कि इमाम बाड़ा में इसने बनवाया, प्लस कोठी बनवाई इसने विवियापुर में। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो मैक्सिमम आपको असूफुद्दौला के टाइम पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वज़ीर अली। ये 4 महीने के लिए रहा था नवाब, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको आप स्किप कर सकते हैं, एक सीक्वेंस था तो मैंने इसमें ये नोट कर दिया। नेक्स्ट है सादत अली खान। सादत अली खान 1798 से लेकर के 1814 तक रूल किया इसने, और इसको गद्दी पर बैठाया किसने था, इसको थ्रोन किसने किया था, वो था जॉन शोर। जॉन शोर उस समय ब्रिटिशर था जिसने कि इसको गद्दी पर बैठाया था। और इसका अब ये चीज़ देखिए कि ये इतना खुश हो गया कि इसने अपनी आधी प्रॉपर्टी जो है ना वो ब्रिटिशर्स को ही डोनेट कर दी। मतलब इसका मेंटल लेवल आप समझ सकते हैं कि किस मेंटल लेवल पे ये था वहाँ पर, कि इसने अपना आधी प्रॉपर्टी दे दी। तो इसको फुलिश नवाब भी कहा जाता है कभी कभी, सादत अली खान को। हाँ, ये सादत अली खान है और वो सादत खान था, तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ये 1798 की बात है और वो 1717 की बात है, आई थिंक 1722 की बात है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं गाज़ीउद्दीन हैदर। गाज़ीउद्दीन हैदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम याद रखिएगा कि कब से कब तक रूल था, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन। इसके बाद आता है नासिरुद्दीन हैदर 1814 से 1819 तक। ये देखिए एस्ट्रोलॉजी और वैदिक वगैरह में, वैदिक साइंस जितना भी था और हम लोग उसको ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, उसमें ये ज़्यादा बिलीव करता था कि ज्योतिष वगैरह क्या होता है, वास्तु क्या होता है, ये सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता था। प्लस इसने वेधशाला भी बनवाई थी और बस इसमें इतना ही पॉइंट है कि इसने एक वेधशाला बनवाई थी और प्लस ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करता था। नेक्स्ट है मोहम्मद अली शाह का जो मेन पॉइंट है वो है इसने सतखंड में इसने क्लॉक टावर बनवाया था सतखंड में, यूपी में। ये इसका मेन पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अमजद अली खान की मृत्यु हो गई थी 1848 में कैंसर की वजह से 1848 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया था। 1847 से लेकर के 1856 के बीच में ये रहा और ये लास्ट नवाब था। प्लस इसने शेल्टर भी दिया था सिंगर्स को, डांसर्स को, आर्टिस्ट्स को, कंपोजर्स को। मतलब ये काफ़ी सारे लोगों को प्रमोट करता था जो भी ट्रेडिशनल से रिलेटेड है और कल्चर को जो भी आगे लेकर के जाते हैं उन सबको ये प्रमोट करता था। और इसको फाउंडर भी कहा जाता है, ठुमरी का फाउंडर कहा जाता है इसको। एक ठुमरी इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, तो उसका फाउंडर्स को कहा जाता है। प्लस इसने ऑर्गेनाइज किया था रहस्य डांस एक काफ़ी ह्यूज लेवल पे होता था जिसको इसने ऑर्गेनाइज किया था। प्लस इसने कृष्णा का कैरेक्टर भी प्ले किया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसने कृष्णा का कैरेक्टर प्ले किया था अदर रिलीजन का होने के बावजूद भी। तो ये सारी चीज़ें करता था, मतलब कुल मिला के ये कल्चर वगैरह को काफ़ी फोकस करता था। प्लस इसका बेटा जो था फिर उसके बाद, क्योंकि लास्ट नवाब था ये, तो कभी कभी पूछ देता है कि अगर ऑप्शन में ये ना रहे कि लास्ट नवाब कौन था, तो वजरिस कादिर था वैसे तो, अगर ऑप्शन में नहीं है तो वाजिद अली शाह। तो वजरिस कादिर काफ़ी छोटा था, तो उसकी उस समय जो बेगम हजरत महल थी, जो मम्मी थी, वो इनको सपोर्ट करती थी। बेगम हजरत महल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि जो रिवोल्ट किया था इन्होंने यूपी से, और इन्होंने काफ़ी रिवोल्ट में मतलब इनकी हिस्सेदारी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे रूलर्स, अवध के जितने भी रूलर्स थे वो देख लिए। प्लस इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसके से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स कब मिल गए थे बंगाल के ऊपर, तो वो था 1765 के टाइम पे। ये सीधे फैक्ट है कि दीवानी राइट्स क्या होता है? दीवानी राइट्स होता है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो राइट्स मिल जाते हैं, कि लैंड से जितना भी पैसा हो रहा है वो सारी चीज़ें
कलेक्ट करने के जो राइट्स हैं वो ब्रिटिशर्स को मिल गए थे 1765 पे। तो ये तीन जो स्टेट्स थे उनके मिले थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राइट्स मिल गए थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। प्लस अब एक क्वेश्चन है ये कि मीर जफर ने मीर जाफर जो था उसने सपोर्ट किया किसको सपोर्ट नहीं किया, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी उसने की सिराजुद्दौला के खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, जिससे कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर को नेक्स्ट रूलर बना दिया गया बंगाल का। तो ये सीधे सीधे फैक्ट है और इसमें कुछ इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, बंगाल के जितने भी नवाब्स हैं उनके बारे में, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी तो कई बार पूछा गया है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और इसकी डेट कई बार पूछी गई है। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पर था, तो वेस्ट बंगाल में ये जगह है, वहाँ पर सिराजुद्दौला को किसने हराया बैटल ऑफ प्लासी पे, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने हराया। ये सारी चीज़ें एक बार इसको गो थ्रू कर दीजिएगा सारे एमसीक्यूज, तो ये एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करेंगे जो बंगाल के जितने भी रूलर्स रहे हैं उनके बारे में। तो जो सबसे पहला रूलर था बंगाल का वो था मुर्शीद कुली खान, सबसे पहला रूलर, बंगाल का फर्स्ट रूलर। इसको फारूक शियार ने सबसे पहले सूबेदार बनाया था 1717 में, और इसने एक हेरिडिटरी रूल स्टार्ट कर दिया था बंगाल में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो इसी के जो वंशज चले आ रहे हैं वही अब आगे चल करके रूल करेंगे बंगाल में। तो इसने हेरिडिटरी रूल को स्टार्ट किया कि पूछा जाता है कि हेरिडिटरी रूल किसने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मुर्शीद कुली खान ने। इसने और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसने क्या किया, रेवेन्यू रिफॉर्म्स जितने भी हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए। तो जो रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू के से रिलेटेड ये काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आया कि रेवेन्यूज़ में क्या क्या चेंजेस चाहिए, उससे रिलेटेड काफ़ी ये रिफॉर्म्स लेकर के आया। प्लस इसने एबॉलिश कर दिया किसको, जो छोटे छोटे जो ज़मींदार्स थे और जो मीडिएटर्स थे उनको इसने एबॉलिश कर दिया कि मतलब उनसे कोई मतलब नहीं है, और उनको प्लस उनको ये कुछ राइट्स भी नहीं देता था। जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े ज़मींदार जिनके पास पैसा बहुत होता है, उन लोगों को ये ज़्यादा प्रमोट करता था ताकि रेवेन्यू इसका ज़्यादा जनरेट हो। प्लस ये फार्मर्स के लिए बेटरमेंट के लिए, फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए एक लोन सिस्टम लाया जिसको हम लोग बोलते हैं कावी लोन सिस्टम, जिससे कि फसलें वगैरह इंप्रूव हो सकें। प्लस जो लोन है फार्मर्स को प्रॉपर तरीके से मिल सके रिगार्डिंग देयर एग्रीकल्चर एंड रिगार्डिंग देयर जो क्रॉप सिस्टम है उसके रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पर जो रिवोल्ट्स हुए हैं, कुछ रिवोल्ट्स हुए हैं जो इनके अगेंस्ट में हुए हैं, मुर्शीद कुली खान के अगेंस्ट में। किन किन लोगों ने किए हैं, सीताराम राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। सुजात खान और सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद और सुजात खान। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके ये तो एग्जाम IAS के एग्जाम तक में ये पूछा गया क्वेश्चन कि किसने इनके दौरान रिवोल्ट किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं शुजाउद्दीन का जो टाइम पीरियड था वो 1727 से लेके 39 तक था, और इसको सन इन लॉ था मुर्शीद कुली खान का, तो दैट्स वाई इसको गद्दी पे बैठाया था उसने। और इसके दौरान कुछ सेल्फिश जो गद्दार थे, जो मतलब एक तरह से बोलते हैं कि इसके कॉन्स्पिरेसी करते थे, उनके मेन जो नाम देखने को मिलते हैं वो है राय रायन, जगत सेठ, हाजी अहमद और अली वर्दी खान। अब देखिए इसके अली वर्दी खान के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें कि ये कॉन्स्पिरेसी भी करता था, प्लस इसमें गद्दारी का काम इसने मेन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं सरफराज खान। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो सरफराज खान है, 1739 से लेकर के 40 के बीच में। ये बेटा था, शुजाउद्दीन का बेटा था, जिसको उसने गद्दी पे बैठाया था। इसके टाइम पे रिवोल्ट हुआ था अली वर्दी खान का। अली वर्दी खान बिहार में उस समय था, वहाँ का वो वाला भी रिवोल्ट हुआ था यहाँ पर। अली वर्दी खान ने आपने देखा कि अली वर्दी खान यहाँ पर स्टार्टिंग से ही उस कॉन्स्पिरेसी करता रहता था, तो उसने इसके बेटे पे अटैक किया। प्लस बैटल ऑफ गिरिया हुआ इन दोनों के बीच में, जिसमें सरफराज खान को उसने मार दिया अली वर्दी खान ने, और नेक्स्ट रूलर बनता है अली वर्दी खान 1740 से लेकर के 1756 तक। और इसने 2 करोड़ रुपए घूस दिया था मुगल बादशाह, 2 करोड़ रुपए इसने घूस दी थी मोहम्मद शाह रंगीला को, जो उस समय बादशाह था। उसको 2 करोड़ रुपए इसने घूस दिया था, जिससे कि ये थ्रोन पे बैठा, क्योंकि ये एक तरह से हेरिडिटरी तो था नहीं, मैंने बताया था आपको, हेरिडिटरी रूल स्टार्ट किया था मुर्शीद कुली खान ने।
तो इस वजह से इसने 2 करोड़ रुपए घूस दी जिससे कि ये उस पर बैठ पाया। प्लस इसने बाद में फिर कोई भी रेवेन्यू नहीं दिया, जो बादशाह था उसको कोई भी रेवेन्यू नहीं दिया किंग को। नेक्स्ट है ये इसने इसके टाइम पे मराठा से रिलेटेड काफ़ी सारी लड़ाइयाँ देखने को मिली हैं। तो मराठा से रिलेटेड जितनी भी लड़ाइयाँ इसके टाइम पे देखने को मिली उसमें से मेन है कि इन लोगों के बीच में ट्रीटी हुई, रघुजी भोसले के बीच में और अलीवर्दी खान के बीच में ट्रीटी हुई 1751 में, जिसमें कि 12 लाख रुपए एनुअल चौथ मीन्स टैक्स प्रोवाइड करते थे। तो 12 लाख रुपए ये एनुअल जो टैक्स था वो प्रोवाइड करने का इसमें डील हुआ। प्लस अलीवर्दी खान को एक कहा जाता था, अलीवर्दी खान को जो यूरोपियंस थे वो कहते थे, अलीवर्दी खान की तुलना बीज से की जाती थी। बीज मतलब मधुमक्खियों से की जाती थी कि ये एक तरह का मतलब कथन है, एक ऐसा सेंटेंस है कि बोला गया था कि अगर तुम इनको छेड़ोगे नहीं तो ये कुछ नहीं करेंगे और अगर छेड़ोगे तो ये डंक मार मार के तुम्हें मार देंगी। तो ये इस तरह का एक स्टेटमेंट था, जिस पूरा स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता ऐसा कोई स्टेटमेंट। तो ये मेन चीज़ है कि इतना याद रखिए कि उसको इसकी तुलना की गई थी 20 से। अब इसकी जो 3 डॉटर्स थी वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। 3 डॉटर्स थी। पहली जो थी उसकी शादी हुई ढाका में, दूसरी की शादी हुई पूर्णिया में और तीसरी की शादी हुई पटना बिहार में। और तीनों जो इसके सन इन लॉज थे वो इसी के पीरियड में ख़त्म हो गए, मतलब इसी के पीरियड में तीनों का देहांत हो गया, तीनों सन इन लॉज का अलीवर्दी खान के पीरियड में ही। तो जो सिराज अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बना वो बनता है सिराजुद्दौला। इससे रिलेटेड सिर्फ इतनी मेन चीज़ें थी। तो नेक्स्ट रूलर है अपना सिराजुद्दौला 1756 से लेकर के 1757, मतलब सिर्फ ये 1 साल के लिए रहा। और इसका जो रियल नाम था वो था मिर्ज़ा मोहम्मद। और ये अलीवर्दी खान का जो सबसे छोटी बेटी थी ना उसका बेटा था ये सिराजुद्दौला, क्योंकि अब इसके उसमें कोई रह नहीं गया था तो इसलिए उसने अपने जो बेटी के छोटे बेटे को गद्दी पे बैठा दिया। तो इसके 3 एनिमीज थे मेन, सिराजुद्दौला के 3 मेन एनिमीज थे। पहला था पूर्णिया का जो नवाब शौकत जंग, दूसरा था घसीटी बेगम जो इसकी मौसी थी, वो इसकी दुश्मन थी ढाका की, और इसका जो सेनापति था वो मीर जाफ़र था, किसका, घसीटी बेगम का। तो मीर जाफ़र के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किसने कैसे धोखा दिया था। और थर्ड तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स तो थे ही जो इनके एक तरह से कॉन्स्पिरेसी करते थे सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इसने फोर्ट विलियम्स के ऊपर फोर्टिफिकेशन हो रहा था मतलब किलाबंदी वगैरह का काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो वो इसने रुकवा दी 1756 में। जो किलेबंदी थी वो फोर्ट विलियम पे रुकवा दी। प्लस फिर इसने अटैक किया कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम्स पे इसने अटैक किया 15 जून 1756 को। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 15 जून 1756 को इसने अटैक किया और कैप्चर कर लिया उसको। 5 दिन के लिए कैप्चर किया। उस समय जो गवर्नर था जो कलकत्ता का वो था रॉजर ड्रेक उस समय गवर्नर था कलकत्ता का जब ये सारा इंसिडेंट हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ PYQs। ये देखिए यहाँ पर PYQs मैंने इंक्लूड किए हैं जिसमें कि ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बात होती है। ब्लैक होल इंसिडेंट किसके टाइम पे हुआ था, सिराजुद्दौला के टाइम पे। मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा क्या था पूरा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद ब्लैक होल इंसिडेंट का 2-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि सिराजुद्दौला के टाइम पे हुआ था। प्लस जो फाउंडर है ब्रिटिश एम्पायर का उस समय रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर, और क्योंकि इसने बैटल ऑफ प्लासी में भी हराया था सिराजुद्दौला को। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी आगे। और सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की थी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में गद्दारी से हराया था एक तरह से, कोई वो जेन्युइन फाइट नहीं थी, तो इसलिए प्लस वहाँ से कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है पूरी तरह से। नेक्स्ट है इसमें एक क्वेश्चन है कि कैपिटल मुर्शिदाबाद टू मुंगेर किसने शिफ्ट करी, तो मीर कासिम ने। इसके बारे में आगे देखेंगे। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को फुल्टा आइलैंड था वहाँ पर सेंड कर दिया ब्रिटिशर्स को। और एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई इसके टाइम पे। हॉलवेल नाम का एक अधिकारी था, ब्रिटिशर था, तो उसने सरेंडर कर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई 20 जून 1756 में। इसमें नवाब ने कैप्चर किया 146 ब्रिटिशर्स को एक डार्क रूम में बंद कर दिया, जिसमें कि केवल 23 ब्रिटिशर्स ही सर्वाइव कर पाए। बाकी सब की मृत्यु हो गई, बाकी सब खत्म हो गए और सिर्फ 23 सर्वाइव कर पाए। तो इसीलिए इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। और इसने अलीगढ़ का और इसने जो है नाम चेंज कर दिया था।
अलीनगर से कलकत्ता इसने नेम चेंज कर दिया, अलीनगर का नाम बदल करके कलकत्ता कर दिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने कैप्चर कर लिया कलकत्ता को। रॉबर्ट क्लाइव ने इसके टाइम पर अटैक किया, और रॉबर्ट क्लाइव इतना शातिर दिमाग था, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब टाइप का था वो बंदा, कि उसने इस पे सिराजुद्दौला को हरा दिया और कलकत्ता को कैप्चर कर लिया अपनी रणनीति से, अपने मतलब स्मार्ट माइंड से। तो अब इनके बीच में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जो काफ़ी इंसल्टिंग थी। किसके लिए? सिराजुद्दौला के लिए। 1757 फरवरी 1757 में हुई ट्रीटी एक, जो काफ़ी इंसल्टिंग थी क्योंकि वो हार गया था ब्रिटिशर्स से। तो अब ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया। कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा ट्रेडिंग का, और वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। प्लस उनको कॉइन्स बनाने की अनुमति भी मिल गई, उनको खुद के कॉइन्स बनाने की के यहाँ पर राइट्स मिल गए इस ट्रीटी के दौरान। प्लस वो फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने फोर्ट्स का, तो ये चीज़ भी उनको अलाउ कर दी गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें सिराजुद्दौला के हाथ से निकल गई यहाँ पर। तो नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ प्लासी, इसके टाइम पर हुआ, जो कि 23 जून 1757 को हुआ। ये डेट, अब क्या है कि प्रॉपर डेट पूछी जाती है एग्जाम में कि 23 जून 1757 को हुआ ऐसा, तो ये पूरी डेट आपको याद होनी चाहिए कि 23 जून 1757। सिराजुद्दौला यहाँ पर हार जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 गद्दार देखने को मिलते हैं जिन्होंने गद्दारी की। वो थे, पहला था राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमी चंद। ये तीनों आपको याद रखना है कि ये इन तीनों ने हाथ मिला लिया था मीर जफ़र से। और मीर जफ़र जो था मेन गद्दार था, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो इसकी जो मौसी थी उसका सेनापति था, वो सेनापति था ये मीर जफ़र। मीर जफ़र से हाथ मिला लिया इन लोगों ने, और मीर जफ़र ने यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी रच दी। प्लस रॉबर्ट क्लाइव को उसने इन्फॉर्म कर दिया सारी चीज़ें। और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर यूज़ भी की, आर्टिलरीज का भी यूज़ किया, जो कि काफ़ी मॉडर्न थी, जैसे कि तोप वगैरह, कैनन्स जो उन्होंने यूज़ की वो काफ़ी मॉडर्न थी। प्लस यहाँ पर एक फैक्ट है कि मीर मदन की वहाँ पर उसमें एक्सपायर हो जाता है, मीर मदन बैटल में उससे मृत्यु हो जाती है मीर मदन की। तो एक फैक्ट है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, इस बैटल को हम लोग डिसाइडिंग बैटल नहीं बोल सकते, क्योंकि डिसाइडिंग बैटल तो तब होगा ना जब आपने कोई फ्रॉड ना किया हो, कोई चीट ना किया हो, जैसे कि बैटल ऑफ, इसमें चीटिंग हुई थी तो प्लस इसको इसीलिए हम लोग डिसाइडिंग बैटल नहीं बोलते हैं। और मीर जफ़र को इसके बाद बना देते हैं न्यू नवाब। और मीर जफ़र को नवाब कौन बनाता है? यही ब्रिटिशर्स उठा करके बना देते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के इशारे पे काम करेगा, तो दैट्स वाई। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मीर जफ़र की, जो कि 1757 से लेकर के 60 तक रहा, मतलब 3 साल ही रहा केवल, क्योंकि ये भी ब्रिटिशर्स की जो हुकूमत थी उसकी ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का ही रूल चलता था। ये तो बस नाम के लिए बैठ गया था, तो ये समझ गया सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, तो ये 3 ही साल रूल कर पाया, फिर इसने खुद ही रिज़ाइन दे दिया था। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसको पोजीशन मिली, रूलर की पोजीशन मिली, और 24 परगना जो क्षेत्र था वो इसने ब्रिटिशर को दे दिया एज अ डोनेशन टाइप का, कि हाँ तुमने मुझको नवाब बना दिया, तो इसीलिए। और रॉबर्ट क्लाइव को उसने 2,34,000 रुपये गिफ्ट भी किए रॉबर्ट क्लाइव को, कि उसकी कृपा से ये बन गया, यहाँ का रूलर बन गया बंगाल का। और इसके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट भी हम लोगों को देखे गए, डिस्प्यूट्स वगैरह देखे गए, कालांतर वगैरह में काफ़ी डिस्प्यूट्स देखे गए मीर जफ़र के से रिलेटेड। और मीर जफ़र की फिर ब्रिटिशर से बनती भी नहीं थी, क्योंकि ये खुद से इंडिपेंडेंट रूल कर ही नहीं पा रहा था। सारी चीज़ें वही लोग बताते थे और ब्रिटिशर्स बताते थे, और मतलब तब ये काम कर पाता था। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स की ये कठपुतली बन गया था मीर जफ़र। प्लस इसने रिज़ाइन दे दिया अपनी पोस्ट से, और रिज़ाइन के बाद फिर बनता है मीर कासिम। मीर कासिम अगला रूलर बनता है 1760 से लेकर के 1763 तक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने को मिलती है, ये नवाब रहा 1760 से लेकर 1763 तक। तो देखिए ये भी एक तरह से परेशान हो गया ब्रिटिशर्स से। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, इसने ब्रिटिशर्स को तीन एरिया दे दिए। तो जो जागीर थी वो 3 जागीरें दे दी, एक मिदनापुर की, वर्धमान की और चटगांव की जागीर ब्रिटिशर्स को दे दी। प्लस इसने अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर ली मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली इसने। और कई बार ब्रिटिशर्स ने इसको मतलब ह्यूमिलिएट किया, और कई बार ऐसी चीज़ें क्रिएट की जो उसको गिल्ट फील।
तो ये एक बैटल है जो कहलाता है कि हिस्टोरिकल डिसाइडिंग बैटल, क्योंकि यहाँ पर तीनों लोगों को हरा दिया जाता है, शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम को ब्रिटिशर्स के दौरान तीनों लोगों को हरा दिया जाता है। तो ये एक मेन फैक्टर यहाँ पर आता है निकल के कि हाँ, ब्रिटिशर्स का अब रूल इंडिया में पूरी तरह से पकड़ बन चुकी है, क्योंकि अब इनके अगेंस्ट में कोई भी नहीं है, कोई रूलर अब बचा नहीं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ बोल सके। और उन्होंने पूरी तरह से पकड़ बना ली अपनी मॉडर्न आर्टिलरीज का प्रदर्शन दिखा करके और अपनी फाइटिंग स्किल्स का प्रदर्शन दिखा करके पूरी तरह से ये लोग इंडिया पे कब्जा कर चुके हैं। तो ये बैटल एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है यहाँ पर। और मीर जफ़र को वो लोग दोबारा से, ये ब्रिटिशर्स दोबारा से बंगाल का रूलर बना देते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि मीर कासिम ने तो रिवोल्ट ही हमारे खिलाफ कर दिया और बैटल ही कर दी, प्लस वॉर वगैरह सारे मतलब कई सारे वॉर हुए मीर कासिम के टाइम पे। तो उन्होंने बोला मीर जफ़र को दोबारा बना देते हैं, कम से कम ये कुछ बोल तो नहीं रहा था, इसने अपने तरफ से रिज़ाइन दिया था, कम से कम कोई विद्रोह तो नहीं किया था। तो इसीलिए मीर जफ़र को दोबारा से बना देते हैं और उसको दोबारा से थ्रोन दे देते हैं। प्लस उसके बाद मीर जफ़र के बाद जो बनता है वो बनता है निज़ामुद्दौला, जो अगला किंग बनता है यहाँ का, बंगाल का रूलर बनता है। तो बस इसके बारे में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ ट्रीटीज़ हुई थी जो कि बक्सर के बाद देखी गई। तो पहली जो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और किंग शाह आलम के टाइम पे, शाह आलम द्वितीय के टाइम पे क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी डेट याद रखिएगा। इसमें दीवानी राइट्स शिफ्ट हो गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरफ, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि बंगाल के दीवानी राइट्स दिए गए हैं उनको, मींस लैंड रेवेन्यू के फ्री राइट्स, लैंड रेवेन्यू लेने के लिए। प्लस इसमें एक चीज़ और देखी, कंपनी ने इसमें कैप्चर कर लिया कड़ा एंड मानिकपुर को। अवध का जो रूलर था उससे कड़ा और मानिकपुर को कैप्चर कर लिया कंपनी ने, और ये कैप्चर करके दे दिया शाह आलम को कंपनी ने कड़ा और मानिकपुर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें निज़ामुद्दौला जो था वो बन जाता है अगला नवाब बंगाल का, क्योंकि मीर जफ़र के बाद ये बन जाता है अगला नवाब बंगाल का। तो ये सिंपल सा फैक्ट है, इसको सीधे सीधे याद रखना है। सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो दूसरी ट्रीटी थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई। किसके बीच में? शुजाउद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। वो इससे पहले वाली जो ट्रीटी थी वो थी शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये हुई शुजाउद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। इसमें 50 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ा शुजाउद्दौला को, जो भी नुकसान, जो भी मतलब कंपनसेशन एक तरह का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 50 लाख रुपए से उसने की। 50 लाख रुपए अमाउंट उस समय बहुत ज़्यादा होता था, तो समझ सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। प्लस बलवंत सिंह को बनारस और गाज़ीपुर का जो रियासत थी वो उसको वापस मिल गई बलवंत सिंह को। यहाँ पर हेरिडिटी रूल चलता था बलवंत सिंह का, तो ये बनारस और गाज़ीपुर की रियासत इसको वापस मिल गई। प्लस जो इंग्लिश आर्मी थी, इंग्लिश आर्मी को जो सैलरी बेसिस, अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि इंग्लिश आर्मी के जो रूलर था, बंगाल का जो रूलर था, वो इंग्लिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए अपनी खुद की सैलरी बेसिस पे उसको मेंटेन करेगा। मतलब इंग्लिश आर्मी को ब्रिटिशर्स अपने पैसे से नहीं करेंगे। ये जो रूलर है बंगाल का जो रूलर है वो इसको मेंटेन करेगा। तो ये मेन चीज़ इसमें देखी गई। प्लस यहाँ पर इतनी चीज़ें थी। हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे थे वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। प्लस आगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक होल थ्योरी के बारे में, इंसिडेंट जो ब्लैक होल हुआ था वो सिराजुद्दौला के टाइम पे हुआ था। ये कई बार 2 से 3 बार रिपीट हुआ। प्लस फाउंडर किसको कहा जाता है? ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। अब यहाँ पर कैपिटल बताई थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की थी मीर कासिम ने कैपिटल, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसका जो जितना भी डिस्क्रिप्शन मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। प्लस यहाँ पर फोर्टिफिकेशन हुआ था कलकत्ता का ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1756 में। तो उस समय अटैक हुआ था किसके ऊपर? सोवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ था, सिराजुद्दौला की सोवरेनिटी के ऊपर। इस वजह से सारी चीज़ें वहाँ पर क्रिएट हुई थी। तो ये फोर्टिफिकेशन हुआ कलकत्ता का, इसी वजह से सिराजुद्दौला ने अटैक किया था ब्रिटिशर्स के ऊपर और रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर के मतलब एक तरह से उसको जो गिल्ट फील हुआ, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक हुआ।
इस वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हुई। तो ये भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, कि सबसे सक्सेसफुल मिलिट्री सक्सेस जो मिली ब्रिटिशर्स को वो बैटल ऑफ बक्सर से मिली। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे ये चीज़ें क्या क्या हुई, तो ये डिस्क्रिप्शन में आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर, देखिए 2 से 3 बार ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर का जो ब्रिटिशर्स के साइड से कौन लड़ा था वो हेक्टर मुनरो था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। और शाह आलम जो द्वितीय है उसको दीवानी राइट्स उसने दे दिए 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एम्परर प्रोवाइडेड दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय, वही क्वेश्चन घुमा के दोबारा पूछ दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो उसने लिए थे दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लस हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर, वही बोला जाता है कि एक डिसिसिव और डिसाइडिंग बैटल रहा है, जो ब्रिटिशर्स की जो पकड़ है वो इंडिया में मजबूत कर दी इस बैटल ने। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, जितनी PYQs हैं मैंने इसमें डाल दी हैं। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, काफ़ी मेहनत लगी है लेक्चर को बनाने में, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। प्लस इसके जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो PDF के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको टेलीग्राम मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको ये शॉर्टकट अंडरस्कोर क्लासेस पे सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे कि PDF कैसे लेनी। काफ़ी इतनी PDF है, ये पूरी हैंड रिटन रहेगी, हैंड रिटन डिजिटल फॉर्मेट में, तो इससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। PYQs इंक्लूडेड हैं, तो और भी आपको और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर इसी PDF में आपको मिल जाएंगी। जो भी मैंने जितना पढ़ाया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सपोर्ट मिले, और मैं आगे भी इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो भी लेकर आऊँ।